देश का सिरमौर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे हिस्से में स्थित है और इसे अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों के लिए देश विदेश में जाना जाता है। कश्मीर घाटी और लद्दाख का इलाका अपनी संस्कृति के लिए सर्व प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर राज्य की कुल आबादी में से लगभग 72% ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों में रहते हैं। प्राकृतिक दृष्टि से कश्मीर को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जम्मू क्षेत्र की बाह्य पहाड़ियां और मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियां कश्मीर घाटी और मध्य पर्वत श्रेणियां जिनमें लद्दाख और गिलगित के क्षेत्र शामिल हैं। कश्मीर का अधिकांश भाग चेनाब, झेलम, सिंधु नदी की घाटियों में स्थित है। काराकोरम पर्वतों के ऊपर और उत्तर पूर्व के निर्जन और अज्ञात क्षेत्रों का जल मध्य एशिया की ओर प्रवाहित होता है। लगभग 3/4 क्षेत्र केवल सिंधु नदी घाटी में स्थित है। जम्मू के पश्चिम का कुछ भाग रावी नदी की घाटी में पड़ता है। पंजाब के समतल मैदान का थोड़ा सा उत्तरी भाग जम्मू प्रांत में चला आया है। चिनाब घाटी में किश्तवाड़ और भद्रवाह के ऊंचे पठार और नीची पहाड़ियां यानी कंडी मैदानी भाग पड़ते हैं। झेलम की घाटी में कश्मीर घाटी, निकटवर्ती पहाड़ियां और उनके मध्य स्थित संकरी घाटियां और बारामूला किशनगंगा की संकुचित घाटियों का निकटवर्ती भाग सम्मिलित है। सिंधु नदी की घाटी में जास्कर और रूपसू सहित लद्दाख क्षेत्र और गिलगित क्षेत्र पड़ते हैं। झेलम या विहत वैदिक काल में विस्तता या यूनानी इतिहासकारों एवं भूगोलवेत्ताओं के ग्रंथों में हाइडसपीस के नाम से प्रसिद्ध है। यह नदी वेगिराग से निकलकर कश्मीर घाटी से होती हुई बारामूला तक 75 मील का प्रवाह मार्ग पूरा करती है। इसके तट पर अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला जैसे प्रसिद्ध नगर हैं। प्राचीन काल में राजतरंगिणी के वर्णन से पता चलता है कि प्राचीन काल में कश्मीर एक बड़ी झील थी जिसे ब्रह्मासुत मारीची के पुत्र कश्यप ऋषि ने बारामूला की निकटवर्ती पहाड़ियों को काटकर प्रवाहित किया था। इस क्षेत्र के निवासी नागा, गांधारी, खासा और द्रादी कहलाते थे। खासा जाति के नाम पर ही कश्मीर यानी खसमीर का नामकरण हुआ था। परिपंजाल और हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित क्षेत्र को कश्मीर घाटी कहा गया। यह लगभग 85 मील लंबा और 25 मील चौड़ा बड़ा क्षेत्र है। इस घाटी में चबूतरे के समान कुछ ऊंचे समतल क्षेत्र मिलते हैं जिन्हें करेवा कहते हैं। कश्मीर घाटी में जल की बहुलता है। अनेक नदी, नाले, सरोवर के अतिरिक्त कई झीलें हैं। वूलर मीठे पानी की भारतवर्ष में विशालतम झील है। कश्मीर में सर्वाधिक मछलियां इसी झील से मिलती हैं। स्वच्छ जल से परिपूर्ण डल झील तैराकी और नौका विहार के लिए अत्यंत रमणीक है। तैरते हुए छोटे छोटे शिकारे खत सब्जियां उगाने के व्यवसाय में बड़ा महत्व रखते हैं। कश्मीर अपनी अनुपम सुषमा के कारण नंदनवन कहलाता है। चावल मुख्य रूप से उगाया जाता है और यही यहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन भी है। मक्का, गेहूं, जौ और जई भी यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा फल और सब्जियां यहाँ उगाई जाती हैं। अखरोट, बादाम, नाशपाती, सेब, केसर और मधु का उत्पादन यहाँ प्रचुर मात्रा में होता है। कश्मीर केसर की कृषि के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है। शिवालिक और मरी क्षेत्र में कृषि कम होती है। दून क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अच्छी फसल होती है। जनवरी और फरवरी माह में कृषि कार्य नहीं होता, लेकिन यहाँ झीलों का महत्व बहुत बड़ा है। इनसे मछली, हरी खाद, सिंघाड़े, कमल, मृणाल और तैरते हुए बगीचों में सब्जियां उपलब्ध होती हैं। कृषि के साथ साथ यहाँ रेशम के कीड़े और भेड़ बकरी पालने का काम भी होता है। श्रीनगर का प्रमुख उद्योग कश्मीरी शाल की बुनाई है, जो बाबर काल से ही चली आ रही है। कश्मीरी कालीन भी प्रसिद्ध उत्पादन है। आजकल रेशम उद्योग सर्वप्रमुख प्रगतिशील धंधा हो गया है। चांदी का काम, लकड़ी की नक्काशी और पाये लकड़ी की नक्काशी यहाँ प्रमुख उद्योग हैं। जब हम बात खेती और किसान की करते हैं तो जम्मू कश्मीर में खादी ग्रामोद्योग ग्रामीण विकास की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इससे लोगों को जमीनी स्तर पर परिवर्तन मिला है। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने
लोगों को अपनी निर्माण इकाइयां खोलने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान 5,000 से अधिक योजनाओं के जरिए 23,000 नौकरियों का सृजन हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खादी ग्रामोद्योग के प्रयासों से पिछले कुछ सालों में ग्रामीण उद्योगों की गतिविधियों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। केवीआईसी ने सबका ध्यान उस वक्त अपनी तरफ आकर्षित किया जब जम्मू के नगरोटा में केवीआईसी की तरफ से 2016 में स्थापित किए गए खादी रुमाल केंद्र ने फेस मास्क तैयार करने का बीड़ा उठाया। ये वो समय था जब भारत को कोरोना वैश्विक महामारी प्रति सजग होना बाकी था और हर तरफ फेस मास्क की कमी खल रही थी। नगरोटा के केवीआईसी केंद्र में कश्मीर घाटी के आतंकवाद से प्रभावित परिवारों की लगभग 300 महिला कारीगरों ने रुमाल बनाने के बजाय फेस मास्क बनाना शुरू किया और इस केंद्र को मास्क सप्लाई केंद्र में बदल दिया गया। इन महिला कारीगरों ने सूती खादी फेस मास्क के उत्पादन में बढ़ चढ़कर काम करना शुरू किया। ये मास्क न केवल त्वचा के लिए उपयुक्त है, बल्कि इसको धोकर दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता था। साथ ही ये खादी का सबसे सस्ता उत्पाद था। इस केंद्र से जम्मू कश्मीर सरकार ने ही 7.5 लाख खादी फेस मास्क के लिए ऑर्डर दिया। उसका उद्देश्य न केवल अपने लोगों को इस बीमारी से बचाना था, बल्कि आर्थिक संकट के दौरान जम्मू कश्मीर के कारीगरों को मदद भी करना था। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से RK रैना। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाया गया है। पंचायती राज गांव तक सुराज पहुंचाने के हमारे संकल्प को दोहराने का अवसर होता है और कोरोना संकट के इस दौर में इस संकल्प की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। इस महामारी ने एक हमें नई शिक्षा भी दी है, एक नया संदेश भी दिया है और गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर और पूरा देश कैसे आत्मनिर्भर बने, ये सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। भारत में ये विचार सदियों से रहा है, लेकिन आज बदलती हुई परिस्थितियों में ग्राम पंचायतों की बहुत बड़ी भूमिका हो गई है। सशक्त पंचायतें आत्मनिर्भर गांव का आधार भी है और इसलिए पंचायतों की व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा। इसी सोच के साथ सरकार ने पंचायती राज से जुड़ी व्यवस्थाओं को, उसके मूलभूत ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है। पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गांव के मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए, शहरों और गांवों की दूरी को कम करने के लिए सरकार की 2 परियोजनाओं की शुरुआत की थी, जिनमें एक है ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और दूसरा है स्वामित्व योजना की शुरुआत। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, शहरों और गांवों में दूरी को कम करने के लिए सरकार द्वारा 2 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। एक है ई-ग्राम स्वराज और दूसरी ऐप की विशेषता है हर ग्रामवासी के लिए उसमें स्वामित्व योजना की शुरुआत। ई-ग्राम स्वराज यानी सिंप्लीफाइड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज। ये एक प्रकार से ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। ये भविष्य में ग्राम पंचायत के अलग अलग कामों का लेखा जोखा रखने वाला सिंगल प्लेटफॉर्म बनेगा। अब अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग काम करने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस ऐप पर पंचायत के विकास कार्य की डिटेल, उससे लेकर के उसके लिए तय किए गए फंड, उस फंड का कहां खर्च हुआ उसकी भी जानकारियां, ये सारी बातें उसमें उपलब्ध रहेगी। इसके जरिए गांव का कोई भी नागरिक अपनी ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है, क्या कामकाज हो रहा है, काम कहां तक पहुंचा है, सारी चीजें अपने मोबाइल पर से जान पाएगा, जानकारी रख पाएगा। पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के बारामूला से जुड़े पंचायत नारवाव के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल जी से बात की। भाई मोहम्मद इकबाल जम्मू कश्मीर के बारामूला से जुड़े रहे हैं। ये ब्लॉक पंचायत नारवाव के चेयरमैन है। इकबाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पहले जम्मू कश्मीर से डिस्ट्रिक्ट बारामूला और ब्लॉक नारवाल से आपको
बहुत हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। सर, हमारा यहाँ पे जो इस वक्त नारवाल में इस बार जो हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, जो आपने ऊपर से आदेश दिया है, डायरेक्शन दी है लॉकडाउन की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे 100% हो रही है। उसके लिए हमने तैयारियां पहले से कर रखी थी। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है, हमारा आईसीडीएस है और पंचायत से हमने एक ऑर्डर निकाल दिया बीडीसी ऑफिस से। तो हमने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में हमने तीनों डिपार्टमेंट्स को, आशा वर्कर्स, आईसीडीएस वर्कर्स और पंचायत पीआरआई मेंबर्स, उनको ट्रेनिंग दिला दी। उनको हमने जो हमारा कोरोना वायरस रिलेटेड जो हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स, उनके बारे में उनको इन्फॉर्म किया। उसके बाद हमने उनको घर घर अपने ब्लॉक में भेजा। और मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं कि हमारे ब्लॉक में वो कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें हमारी टीम, जिसमें हमारे पीआरआई, जिसमें हमारे मेडिकल और आईसीडीएस के वर्कर्स नहीं गए और हर एक फर्द को, हर एक इंडिविजुअल को अवेयर किया कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। जितने भी बाकी गांव हैं, जितने भी बाकी ब्लॉक्स है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से, हमने हर एक फर्द को, हर एक इंसान को ट्रैवल हिस्ट्री जिसकी थी उसको आइडेंटिफाई किया, उनको क्वारंटाइन किया, उनको होम क्वारंटाइन किया और पीआरआई को वहां पे ड्यूटी लगा दी। 24/7 वहां पे ड्यूटी लगाई कि ताकि उनका जो होम क्वारंटाइन है वो सक्सेसफुल हो जाए। हमारे ऊपर से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन कैटेगरिकली थी कि आपको चाहे किसी हद तक सख्ती करनी पड़े, लेकिन क्वारंटाइन जो लॉकडाउन है इसको ग्राउंड पे सक्सेसफुल करना है। हमारे पंचायत राज एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन उन्होंने दी थी कि आपको ये एक्चुअली इन रियल से जो लॉकडाउन सक्सेसफुल करना है वो पीआरआईएस को करना है। तो उन्होंने रोस्टर बना के वॉलंटियर्स के साथ रोड पे रह के लॉकडाउन को सक्सेसफुल किया। 2 संदेश दिए लोगों को, 2 नारे दिए, रेस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल। पहला नारा था। दूसरा हमारा नारा ये था कि सर स्टे होम, स्टे सेफ। आपने बातें बताई, उससे लगता है कि आप खुद फील्ड में डटे रहते हो, खुद गांव-गांव जाते हो। उसी का नतीजा है कि आप इतनी बड़ी आसानी से चीज को समझ पाए हो और आपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, नियमों का पालन हो, बहुत बढ़िया ढंग से किया है। मुझे विश्वास है कि 2 गज की दूरी, इस मंत्र को आप गांव-गांव, घर-घर और पूरे जम्मू कश्मीर को भी आपसे सीखना चाहिए। मैं आपको बधाई देता हूं, बहुत उत्तम काम किया है और आपके ब्लॉक के सभी नागरिकों को भी मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने सचमुच में बहुत बड़ी सेवा की है। केंद्र सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में कृषि कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 112 स्टार्टअप की वित्तीय सहायता के लिए करीब 12 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि वित्तीय सहायता कृषि प्रसंस्करण, खाद्य प्रौद्योगिकी और मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में कृषि व्यापार से जुड़ी नई कंपनियों को दी जाएगी। यह सुविधा जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र को भी मिलेगी। धन की यह व्यवस्था नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत दी जाएगी। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप कंपनियों को प्रोत्साहित करने के पीछे सरकार का उद्देश्य किसानों की आय में बढ़ोतरी करना और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि कृषि और नवाचार और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पंचायत प्रतिनिधियों को केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न विकास कार्यक्रम सीधे तौर पर लागू करने का अधिकार दे दिया है। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पंचायतों को आवंटित धनराशि जारी भी कर दी है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज की धनराशि के इस्तेमाल में भी बढ़ोतरी हुई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार 54 परियोजनाओं के लिए आवंटित धन का 49% उपयोग किया जा चुका है, जबकि 17 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 1 वर्ष में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों का काफी विकास हुआ है। ये बात डॉक्टर सिंह ने जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिलान्यास किए जाने के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कही। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर में 28 सड़क परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिस पर करीब 175 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे जम्मू कश्मीर से कृषि उत्पादों को मैदानी इलाकों तक पहुंचाने में समय की बचत होगी और
कृषकों का जीवन स्तर उन्नत होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार कोविड-19 के दुष्प्रभाव के कारण ऋणों को फिर से निर्धारित करने की उद्योग की मांग के बारे में रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक आपात ऋण सुविधा के अंतर्गत आने वाले सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों को ऋण देने से इनकार नहीं कर सकते और अगर इसका कहीं उल्लंघन होता है तो उसकी जानकारी सरकार को दी जानी चाहिए। आपात ऋण गारंटी योजना के तहत ऋण प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों के बारे में उन्होंने चिंता व्यक्त की। और अब बात करते हैं लद्दाख की। हिमालय के इस इलाके में प्रकृति चुनौतीपूर्ण है। नीला साफ आकाश, स्वच्छ झीलें यहाँ के सौंदर्य को द्विगुणित करती हैं, पर समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसे लेह, लद्दाख और कारगिल क्षेत्र 0 से 30 डिग्री नीचे के तापमान में सर्द और सर्द हो जाता है। सितंबर माह से ही यहाँ ठंड की आहट शुरू होने लगती है। हवा में ऑक्सीजन की कमी होती है, पर यहाँ रहने वाले लोगों के उत्साह और उनकी कर्मठता रास्ते में बाधा नहीं बन पाती। हालांकि यहाँ बारिश कम होती है, पर मिशन ऑर्गेनिक विकास इनिशिएटिव के तहत 3 चरणों में खेती की पैदावार बढ़ाने का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लद्दाख को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी मोदी योजना लॉन्च की गई थी। मोदी योजना का लक्ष्य 5 साल में लद्दाख को पूरी तरह से जैविक प्रदेश में तब्दील करना है। प्रदेश में 500 करोड़ रुपए की विशेष फंडिंग से लद्दाख के गांव जैविक खेती करने लगेंगे। इस योजना के तहत पहले चरण में 2020 के दौरान 66 गांव, 2023 तक 85 गांव और 2025 तक 90 और गांवों में जैविक खेती की जा सकेगी। विशेष बात यह है कि जैविक उत्पादों की मांग बढ़ाकर यह योजना किसानों को 30 से 40% अधिक दाम दिलाएगी। इस तरह वर्ष 2025 तक लद्दाख के सभी गांवों में जैविक खेती हो सकेगी और किसान आत्मनिर्भर होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त होगा और उनकी आय कई गुना बढ़ जाएंगी। यहाँ बर्फ में उगेंगी सब्जियां और डिफेंस इंस्टीट्यूट बनाएगा ग्रीन हाउस। लद्दाख में खून को जमा देने वाली सर्दी में अब सब्जियां भी उगाई जा सकेंगी। साल के 6 महीने तक देश दुनिया से कटे रहने वाले लद्दाख के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च ने 6 साल की मेहनत के बाद विशेष ग्रीन हाउस तैयार कर लिया है। पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस कई फुट बर्फ की परत में भी भीतर से गर्म रहता है। यह ग्रीन हाउस 25 वर्ष तक कार्य कर सकता है। लद्दाख में ग्राम स्तर पर क्लस्टर बनाकर 12 महीने सब्जियां उगाई जा सकेंगी। 76.44 करोड़ की परियोजना में लेह और कारगिल जिले के लिए कुल 1676 ग्रीन हाउस तैयार किए जा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सशक्तिकरण और विकास पर प्रस्तुत है हमारी विशेष श्रृंखला में। लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में कोविड-19 के फैलाव और कई बार लॉकडाउन के बावजूद सामान्य कामकाज सुचारू रूप से चलने के कारण पंचायतों को हुए लाभ के बारे में हमारे संवाददाता इनायत अली की रिपोर्ट। सभी पंचायतों को धन में वृद्धि से लाभान्वित किया गया है, चाहे वो नरेगा द्वारा लाभार्थियों को प्रतिवर्ष लाभ हो या 14FC योजना के तहत वित्त पोषण जैसी समग्र योजना द्वारा धन की प्रवाह में सुधार किया गया है। सरपंच पश्चिम और कारगिल सरपंच एसोसिएशन के सदस्य ईसा अली ने कहा कि नए सेटअप के तहत प्रणाली में सुधार किया गया है, जो उन्हें लगता है कि भविष्य में और सुधार होगा। जब से यहाँ पर यूटीआई आया है तो कम से कम वो हमारे फंड्स होते थे, डेवलपमेंट फंड्स, वो इम्प्रूव हुआ है। हमारा जो 14FC का पैसा जो है अकाउंट में अभी 18 लाख आया हुआ है मेरे अकाउंट में। इस तरह मेरे अंडर में 98 सरपंच है, उन सबों के अकाउंट में पैसा आया हुआ है। ग्रामीण विकास विभाग के तहत योजनाएं व्यवहारिक रूप से लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद एक अंतर के साथ लोगों तक पहुंचा रही है, क्योंकि विभाग के कर्मचारी सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एजाज हुसैन उम्बा ने कहा, बहुत सारे फायदे है रूरल डिपार्टमेंट से, जैसे कि हमारे जो पुल बन रहे हैं, बड़े बड़े और टैंक बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कारगिल यूनियन टेरिटरी लद्दाख से मैं इनायत अली।
आइए अब सुनते हैं जम्मू कश्मीर के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की सचिव शीतल नंदा से भेंट करता है पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर में कई केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी हुए। वो इस परिप्रेक्ष्य में थे कि देखा जाए कि किस तरह के अपॉर्चुनिटीज को हम और यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं, लोगों की क्या राय है। तो इस तारतम्य में शायद पिछले साल और इस साल के शुरुआत में भी करीब 36 केंद्रीय मंत्री वहाँ कई क्षेत्रों में आए और करीब 12 जिलों में उन्होंने दौरा किया, लोगों से मुलाकात की। तो उनके क्या फीडबैक रहे, खास करके आपके डिपार्टमेंट के लिए कितना आप लोगों को लगा कि उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन हो, तो वो क्या रिकमेंडेशन थे और उन पर क्या काम किया आपने? केंद्रीय मंत्री आए थे तो मंशा तो वही थी कि जैसे बैक टू विलेज में ऑफिसर्स और लोगों के साथ कांटेक्ट बना है, ऐसे ही जब ये लोग आए तो लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट तक के साथ कांटेक्ट बने, खाली यूटी गवर्नमेंट के साथ नहीं। सभी हमारे माननीय मंत्री आए थे, इन्होंने सबने लोगों के साथ इंटरेक्ट भी किया और बात की लोगों से और देखा कि कैसे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और बड़े छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुए थे, कहीं किसी स्कीम में उनको इनॉग्रेट किया या एक ही जगह से कहीं इनॉग्रेट भी किया। और हमारी पंचायतों के साथ और ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन के साथ तो इंटरेक्ट सभी ने किया और मेन फीडबैक यही रहा कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तो पंचायतों के साथ कोऑपरेट बड़ा करता है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट थोड़ा अभी पीछे हैं और ये अंडरस्टैंड भी है क्योंकि अभी तो हमें पंचायतें बनाए अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ, तो अभी ये हम प्रोसेस में हैं इनको एम्पावर करने के। तो धीरे धीरे जैसे अब एजुकेशन ने कर दिया है, मिड डे मील इनको दे दी है, उन्होंने सोशल वेलफेयर ने ICDS दे दिया है, PHE सोच रहा है कि इनको पानी का मेंटेनेंस और एम्प्लॉइज हैं पंचायत लेवल के वो इनको ट्रांसफर कर दिया जाए। गवर्नमेंट ने अभी इनको माइनिंग राइट्स दे दिए हैं, माइनर मिनरल के माइनिंग राइट्स पंचायतों को दे दिए गए। तो ये सारा जो ओवरऑल चल रहा है, एक मैंडेट जो दिया गया है हमें भी और सबको, स्टेट गवर्नमेंट को भी, यूटी गवर्नमेंट को भी, कि पंचायतों को एम्पावर करना है। और जब ये मंत्री आए तो हमारे लोगों को ये विश्वास हुआ कि खाली यूटी गवर्नमेंट ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसी विचारधारा के साथ चल रही है कि JNK लोगों को टू द लास्ट माइल जो नीचे लोग हैं उनको एम्पावर करना है और उनको जितना हो सके फंड्स, फंक्शंस ये सब उनको ट्रांसफर करने हैं। जी हाँ, 1 साल के पड़ाव की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं, साथ में मगर एक ऐसे वक्त पे हम हैं जब दुनिया भर में पैंडेमिक, कोरोना वायरस की ये महामारी से भी जूझ रहे हैं। आपने अपने अभी कुछ वक्तव्यों में कहा कि कोविड के कारण काफी कुछ चीजों में डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं और शायद हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस गति को नहीं। तो किस तरह से आप कोविड में, आपदा में अवसर ढूंढने की बात है, तो कोविड में कैसे आप लोग अपना काम कर पा रहे हैं? और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार का भी है, प्रधानमंत्री की भी मंशा है कि लोकल फॉर वोकल पे एक स्ट्रेस है कि हम अपने गांवों और पंचायतों से रिसोर्सेज को डेवलप करें और शायद वहां पर उनसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया जाए। तो इस संदर्भ में आप लोग किस तरह से काम कर पा रहे हैं? कोविड में हमारे जो एफर्ट्स हैं, जहां हमको लोगों को इकट्ठा करना है या कुछ ऐसी बात है, उस पर जरूर फर्क पड़ा है। लेकिन जो हमारी स्कीम्स हैं जैसे नरेगा है, उस पर कोई खास असर नहीं है, बल्कि हमने तो कोशिश की है कि उसको और बढ़ावा दिया जाए ताकि वो लोग जो नॉर्मल, जिनका काम अगर कहीं नहीं भी चल रहा है तो वो नरेगा में लग के अपनी थोड़ी बहुत कर ले। और इसी के चलते अभी तक हमारे यहाँ पे 55 लाख से प्लस परसेंटेज जनरेट हो चुके हैं, जिसको हम दिहाड़ी कहते हैं। तो 55 लाख से ज्यादा लोग दिहाड़ियां लगा चुके हैं अप्रैल से लेके अभी तक, और हमारे 23,000 काम टेकअप हो चुके हैं। तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम तो हमेशा ही लोगों के लिए खुला है। दूसरा, जो इनके पास लास्ट ही ईयर में सारे FC के फंड्स आए थे, तो वो काम अभी चल रहे हैं, वो काम अभी रुके नहीं है, खत्म भी नहीं हुए हैं, वो तो अभी थोड़ी टाइम पहले पैसे आए हैं, तो वो सारे काम अब टेकअप हो रहे हैं। तो वो एक और फील्ड है जिसमें ये लोग लगे हुए हैं। और इसके अलावा हमारे लोगों ने इस तरह से भी अपॉर्चुनिटी बनाया है कि प्रशासन के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के इसको कंट्रोल करने में, इसके तहत जो भी जरूरी है वो करने में भी सारे एफर्ट्स लगाए हैं। कुछ जगहों पे पंचायतों ने छोटे छोटे क्वारंटाइन सेंटर्स भी बनाए। बड़ी सारी पंचायतों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू मास्क बनाए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे खरीदे। तो 10 लाख से ऊपर मास्क हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने बनाए हैं, और पूरी यूटी में तो लगभग 90 लाख मास्क बने हैं, जो दैट ऑल्सो बिकेम अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम, जो खुद उन्होंने हाथों से स्टिच किए और फिर वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और इसी तरह से जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी इनकी, जैसे कहीं पे कोई लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं कोविड में, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, या कहीं बैंक पे, राशन के डिपो पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, उस सब में भी इन्होंने हाथ
बताया, तो दे आर ऑल एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस एट द मोमेंट। हम एमएसएमई की भी बात करेंगे आपसे। लघु सूक्ष्म जो मध्यम वर्ग की इकाइयां हैं, क्या आपके पंचायती क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में क्या ये भी इस तरह के भी कोई उद्यम है? आप इन पे भी कुछ काम कर रहे हैं, इसको भी प्रमोट करने का कोई प्रयास हो रहा है? JNK में जो स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये ज्यादा पर्टिकुलर रीजन्स में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। दे आर नॉट ऑल ओवर द यूटी, इस तरह से नहीं है यहाँ पे। इस तरह के रीजन्स की वजह से ज्यादा अर्बन सेंटर्स में इनका लोकेशन है। बट ये है कि हमारे 40,000 के करीब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो बने हुए हैं, जो अलग अलग कामों में जुटे हुए हैं और वो उसके थ्रू अपनी इनकम बनाते हैं, करते हैं। कुछ हैं जो लैवेंडर कल्टीवेशन में लगे हैं, कुछ हैं जो गेंदे के फूल की कल्टीवेशन में लगे हैं, इस तरह की अलग, कुछ बैट मेकिंग में लगे हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स। ये जो हैं इनको हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि इनको फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस की तरह से इनको प्रमोट किया जाए और इनके जहां तक हो सके इनकी हेल्प करके इनको और ज्यादा आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी जाए और आर्थिक मदद भी दी जाए। आप ही की एक बात से मुझे आपने मेंशन किया था कि ये टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है आपके क्षेत्र में। हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के, जब भी बात जहन में आती है तो शानदार पहाड़, घाटियां, डल लेक का ये सारे सीन्स जो हैं हमारे आंखों के सामने आते हैं। तो टूरिज्म को लेकर, क्योंकि ये पूरे देश से विदेश से सभी लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो इसके बारे में इसमें क्या काम आप लोग कर रहे हैं? टूरिज्म का काम तो टूरिज्म डिपार्टमेंट के ही पास है, वही देख रहे हैं। रूरल टैलेंट की एक बात आपसे करना चाह रहा था नंदा जी। जिस तरह से हम प्रमोट करते हैं रूरल एजुकेशन के बारे में या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपने कहा, तो ये एक छुपा हुआ टैलेंट है। कई बार ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद एक अच्छे प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण बहुत सा अच्छा टैलेंट पता नहीं चल पाता है। तो इस रूरल टैलेंट को प्रमोट करने का, खासकर जम्मू एंड कश्मीर का, क्योंकि ये आपका कार्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर इस तरह के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? और अब क्योंकि आप लोगों ने 2 फेज टू द विलेजेस कर लिया है, गोइंग टू द विलेजेस, बैक टू द विलेजेस, तो रूरल टैलेंट के बारे में क्या आप और प्रयास कर रहे हैं? रूरल टैलेंट के में जैसा मैंने आपको बताया कि प्लेग्राउंड्स की तरफ तो हमने काफी ध्यान दिया ही है कि जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स के रिलेटेड टैलेंट है उनको मिले जगह खेलने की और अपना टैलेंट डेवलप करने की। और जब ये लोग खेलेंगे तभी पता भी चलेगा कि कहाँ डिस्ट्रिक्ट में, किस पंचायत में कौन सा बच्चा है जो किसी स्पोर्ट्स में आगे चलता है। और इसके अलावा जो हमारा कल्चर डिपार्टमेंट है उसने एक प्रोग्राम उसकी शुरुआत की थी कि जिसमें हमने ये डिसाइड किया था, अलॉन्ग विद पंचायती राज उन्होंने ये बनाया था स्कीम ऑफ थिंग्स की हम कोशिश करेंगे कि हर पंचायत में एक छोटा कल्चरल एक उनको मंच दिया जाए जहाँ पे वो अपनी परफॉर्मेंसेस दे पाए और फिर उनका पंचायत लेवल, देन ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर फाइनली डिवीजन लेवल और यूटी लेवल कॉम्पिटिशन्स कराए जाएं और उनमें उनको फिर टैलेंट को सराहा भी जाए। हाउएवर, लाइक आई टोल्ड यू, थोड़ा सा कोविड के चलते सेटबैक हुआ है, बट दैट काइंड ऑफ स्कीम इज देयर इन द गवर्नमेंट्स माइंड, तो वो भी एक है एक्टिविटी जो करना चाहेंगे। वाटरशेड मैनेजमेंट पे आपसे बात करूंगा। नरेगा में हमने हमेशा देखा है कि इस तरह के कार्यों को बहुत, इसके बारे में बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, तो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट पे कुछ प्रकाश डालें। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है वो JNK में काफी देर से चल रहा है और इसके तहत हमारे वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे काम हैं जो हुए हैं। पिछले साल से हमने ऐसा किया है कि इसको 100% इन कन्वर्जेंस विद नरेगा ले लिया है और इसके अलावा हमने जो इसमें डिसीजन मेकिंग है वो भी फिर पंचायतों को ही दे दी है कि वही सरपंच ही देखेंगे कि क्या काम करना है, कहाँ करना है और किस तरह से और अच्छा बेहतर काम किया जा सकता है। और इनकी पेमेंट्स भी हमने थ्रू पंचायत ही रूट करी है। तो इस तरह से हमने कोशिश की है कि जो भी काम जरूरी है पानी की रिक्वायरमेंट के चलते वो खुद ही गांव वाले डिसाइड करके वो टेकअप कर सके और उसकी फंडिंग में कोई उनको इशू ना रहे, इसलिए हमने इसके साथ नरेगा में कन्वर्जेंस दी है 100%। तो वो जितना चाहे लेबर उसमें लगा सकते हैं और मटेरियल कॉस्ट जो है वो IWMP से बियर कर लेते हैं, तो उनके काम अच्छे से चल रहे हैं। हमसे बात करने के लिए नंदा जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। अभी आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की सचिव शीतल नंदा से भेंट करता थे पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ग्रामीण विकास और पंचायतों के विकास कार्यों से संबंध ये कार्यक्रम समाप्त हुआ।